नेताजी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम नेताजी आपका क्या है? गिरिलाल यादव। जी। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अपाने विधानसभा बलहा में एक आपका नाम भी माना जाना जाता है। आप कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की से लड़ाई आप लड़ रहे हैं और सरकार जब आप आती है आपके लोगों की, तो आपने जो भी संघर्ष झेला समाजवादियों के साथ, तो आपको कैसे रुझान हुआ कि मैं समाजवादी पार्टी के ही साथ में रहूँगा और माननीय नेताजी के साथ रहूँगा? देखिए, वो तो हम पर जब पढ़ रहे थे जी। डिग्री कॉलेज में, मैं छात्र नेता था। जी। उस समय मुलायम सिंह 87 की बात है। जी। माननीय नेताजी क्रांति रथ से जी। पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे जी। थे और उस दौरान बहराइच में जी। नेताजी आए। जी। तो नेताजी के बातचीत से और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित था। जी। उस समय एक गाना बजता था उनके क्रांति रथ पर जी। कि सारा जीवन त्याग तपस्या जी। संघर्षों बलिदानों का, वीर मुलायम सिंह नेता है, मजदूरों किसान है। गुरु लोहिया से शिक्षा ली, पहला कर्जा माफ किया और दुनिया भर के फर्जी मुठभेड़ों का पर्दाफाश किया। और कुछ अपनी कर्मठता का फल तो कुछ असर हवाओं का, और लखनऊ की छाती पर लाकर गाड़ा झंडा गाओ। सुनो ऐ जवान, सुनो ऐ किसान। ये बात बहुत क्रांतिकारी और उस समय आवश्यकता और जिस तरीके की परिस्थितियां थी, सामंतवादी दौर था। जी। जी। बड़े लोगों का बोलबाला था, जी। गरीबों की कोई आवाज़ नहीं थी। जी। और जिस तरीके से वो कहते थे कि गांधी जी के राम राज्य का सपना अभी अधूरा है, तो गाने में था। जी। और जयप्रकाश के पूर्ण क्रांति का सपना अभी अधूरा है, लोहिया जी के सत्य क्रांति का सपना अभी अधूरा है, चरण सिंह के ग्राम राज्य का सपना अभी अधूरा है। और जब तक ये सपने अधूरे आधी ही आज़ादी है। और मुलायम सिंह ने इस बात को गांव-गांव फैला। इन्हीं बातों को ले करके आप प्रभावित हुए नेताजी से? नहीं, और भी बहुत सी बात है जी। कि वो समय वो कहते थे कि हम स्कूलों को खोलेंगे, गांव में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे, लोगों को मकान देंगे। ये सब मुद्दे नए थे उस समय और लोगों को प्रभावित किया। लगा कि देश में मुलायम सिंह जैसा नेता की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उनके पीछे जोर लगाया और अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी उसके चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में। नहीं, नेतागिरी नहीं कि क्या पढ़ नेतागिरी, ये सब बेईमानी भ्रष्टाचार से हमसे कोई मतलब था नहीं। जी। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। जी। जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने, मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, जब उन्होंने प्रभावती देवी उनकी पत्नी से शादी किया तो उन्होंने, दोनों लोगों ने कंप्रोमाइज किया कि देश गुलाम है। और उस समय अगर हम बच्चा हम पैदा करेंगे तो हम गुलाम पैदा करेंगे। इस देश को गुलामी से मुक्त कराना है। उसके लिए हम लोगों को फांसी भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, तो क्यों बच्चा पैदा करें। तो मैंने भी फैसला किया कि तो शादी हमने कर ली माता जी के अपने बहुत आग्रह पर। मेरी माता जी रोने लगी कि शादी कर लो, नहीं तुम्हारे चक्कर में और भाई तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, और तुम रोने लगी। तो मैं कहा ठीक है, आप शादी कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है। लेकिन मैं शादी करने के बाद भी मैं क्षेत्र में घूमा करता था, पैदल घूमता था, बस से, ट्रेन से। हमारे पास कोई साधन नहीं था, पैसा नहीं था। साइकिल चला चला करके हमने यहाँ पार्टी को खड़ी किया और साइकिल से मीटिंग करने जाता था। उस जमाने में मोटरसाइकिल भी नहीं थी उस समय हमारे लोगों के पास, साधन भी नहीं थे। मैं ट्रेन से हजारों लोगों को लेके बहराइच और लखनऊ और बम्बई और दिल्ली, जहाँ भी नेताजी का आह्वान होता था, मैं सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर के नारा लगाते हुए वहाँ जाता था। हम लोग परिवर्तन चाहते थे कि देश में गरीबों को
एक समय था कि जब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े लोग अपने बराबर चारपाई पे नहीं बैठने देते थे और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि चारपाई पर वो बैठ जाएं। हमने खुद देखा है कि जब हम लोग गांव में जाते थे तो हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, तो गांव देहात के लोग चारपाई पर हमको बैठाते थे, अपने ज़मीन बैठते थे, तो मैं लोगों का हाथ पकड़ करके उठाता था कि नहीं भैया, चारपाई आपका घर, आपका मेरे बराबर बैठो। उस समय हम लोगों ने परिवर्तन, मैंने भाषण दिया कि तुम क्यों लोगों के सामने ज़मीन पर बैठते हो, गुलामी क्यों करते हो। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, इसका असर पड़ा कि देहात में लोग जो अबे तबे में बात करते थे, लोग बड़े लोग, उन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को भैया मुन्ना अच्छे शब्द बोलने लगे। ये हम लोगों ने संघर्ष किया और ये परिवर्तन लाया। उसमें हमारे नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। नेताजी कहते थे कि संघर्ष करना, डरना मत, थाना हो तहसील हो 150 संख्या में जा करके नहीं सुनते हैं तो वहीं धरने बैठ जाना, हमको फोन कर देना, मैं भी आ जाऊंगा। ऐसे मनोबल बढ़ाते थे नेताजी। हमारे नेताजी बहुत देश के बहुत महान नेता थे मुलायम सिंह। उन्होंने बहुत काम किया, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया, अरे यहाँ तक कि राष्ट्रपति बना दिया अब्दुल कलाम को मुलायम सिंह। नेताजी आप के आँखों नम दिख रही हैं नेताजी का नाम लेकर के। नेताजी से आपका बहुत ज़्यादा लगाव लग रहा है, दिख भी रहा है। और आपके जहाँ इस टाइम पे आप जो का निवास है मोतीपुर कॉलोनी में, वहाँ से सुरक्षित बलहा विधानसभा सुरक्षित सीट है। आपके जस्ट बाजू में नानपारा विधानसभा है, जो वहाँ सामान्य वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या आपका रास्ता 27 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी टिकट के दावेदार आप नानपारा से होंगे क्या? देखिए, मैं मनसा लगते नानपारा विधानसभा तो हमारी बहुत पुरानी विधानसभा है। अच्छा, उसी से बलहा निकली है। हाँ, उसी से बलहा निकली। और हम नानपारा विधानसभा के सबसे स्थापित नेता हम हैं। वो नेताजी भी जानते, जब उनका हेलीकॉप्टर उतरता था तो उनकी अगवानी हम ही करते थे और मंच का संचालन हम ही करते थे। और नेताजी हमसे पूछ भी लिया करते थे कि क्या पोजीशन है, और कान में बात कर लेते थे। लेकिन वो तब ये विधानसभा बलहा हो गई। और सन 91 में यहाँ पे अली बहादुर लड़े तो यहाँ बसपा लड़ाई में 93 में समझौते में चली गई। समझौते में फजलुर रहमान अंसारी को हमने जितवाया, बसपा से लड़े, और सपा बसपा गठबंधन में 96 में हमारा टिकट फाइनल हुआ। बाद में आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी किसी बात से नाराज थे तो उन्होंने किसी एक प्रहलाद चौधरी को टिकट की सिफारिश कर दी और हमारा संसदीय बोर्ड ने पास कर दिया था। चंद्रपाल सिंह यादव उसमें प्रमुख महासचिव थे और रामकरण दादा थे और बलराम यादव जी थे, ये सब संसदीय बोर्ड में थे। और बासी साहब हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जा करके वहाँ कहा इस नौजवान को मेरा समर्थन, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा टिकट फाइनल हो गया। मंगलेश्वर यादव जी अभी जिंदा होंगे, भिनगा वाले जितेंद्र के पिताजी, और सुकई राम गौतम ने हमको बताया कि आपका टिकट फाइनल है, आपके नेताजी के मेज पर आपकी फाइल रखी है, अकेले रखी है। लेकिन दूसरे दिन ही बधाई होने लगी हमारी, और तब तक दिल्ली से पता नहीं क्या हुआ और वो टिकट आखिरी में मेरा कट गया। फिर मैं 2002 में भी एक व्यक्ति को ला करके टिकट लड़ाया गया, उसमें बेनी बाबू, दिलीप वर्मा अपने चुनाव के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए अली बहादुर प्रमुख पहले हमारी पार्टी में थे, फिर बाद में बसपा में चले गए और उसमें उनको टिकट में वहाँ से हो गया। दिलीप वर्मा परेशान हुए तो उन्होंने रमजान खां का टिकट फाइनल करवाया बाबूजी से कि शायद मुसलमानों में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अली बहादुर चूंकि बैकवर्ड मुस्लिम थे और रमजान खान मुसलमान उच्च वर्ग के थे, पठान थे, तो पठानों का वोट उनको मिला नहीं, वोट दिलीप वर्मा हार गए, वो चुनाव हार गए और मैं नाराज हो गया और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया। तो यहाँ पार्टी की भी जमानत जब्त हो गई और 4-5 हजार में हम भी रह गए, भाजपा जीत गई। एक आरोप मेरे ऊपर लगता है कि लड़ गए थे तो भैया 15 साल इंतजार किया, 10-20 हजार जनता मेरे साथ खड़ी है,
आप टिकट नहीं दे रहे हैं, लड़ाई मैं लड़ता हूँ, चुनाव लड़ने आएगा बाहर से आदमी, तो पब्लिक ही नहीं स्वीकार करती है। हाँ, वहाँ से नाराजगी हो जाती है। तो उसके बाद 2007 आखिरी मौका था, तो यासर शाह चुनाव लड़ गए यहाँ पे। जी। यासर शाह को हमने कहा कि डॉक्टर वकार साहब से हमने कहा, अरे ये जो है नानपारा क्षेत्र में बहुत आसान नहीं है, बसपा से वारिस अली लड़ने जा रहे हैं, तो मुसलमानों का डाइवर्ट उधर ज़्यादा हो रहा है, तो हमको लड़ने दीजिए। मेरी एक तमन्ना है कि पार्टी हमको लड़ा दे, तो जीतूं या हारूं ये तो नहीं। लोग कहते क्षेत्र में, जोगीलाल यादव जी आप इतने दिन से बहुत लगे हैं और आपको पार्टी टिकट नहीं देती। विपक्ष वाले कहते हैं कि जोगीलाल यादव का जीवन बर्बाद हो गया समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी के लोग उनको टिकट नहीं दिए। हमारे कार्यकर्ताओं से कहते हैं कहाँ पड़े हो चक्कर में, जब जोगीलाल यादव के साथ पार्टी वाले ने नहीं कुछ इंसाफ किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसका असर पड़ता है चुनाव, कार्यकर्ताओं पे असर पड़ता है। और आप भी जानते हैं, पत्रकार होंगे, क्षेत्र में जब मैं जाता हूँ दूसरे की वोट मांगते तो पब्लिक हमारी बात सुनती है। हाँ, सुनती। उसके बाद कहती है खैर नेताजी आपका टिकट काहे नहीं मिला था, तो मैं कौन सा जवाब दूं। हाँ, जनता के भी। तो मैं हंसी मजाक करके चला आता हूँ कि भैया चलो नेताजी ने हमको, कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि वो जो है हमको नेताजी ऐसे रखा चाहते हैं, भाई हम क्या करें, अब तो नेताजी है नहीं, अब अखिलेश भैया हैं। अखिलेश भैया हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हैं। अभी आप इस टाइम वर्तमान में सरकारी कॉलोनी में रह रहे हैं, अपना घर मकान छोड़ करके। नेताजी समस्या आपके ऊपर ज़्यादा है। अभी आपने 5-7 महीना पहले अपनी बेटी का शादी, 2 महीना पहले शादी किया, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने न्योता भी पहुंचाया था। तो क्या न्योते में आश्वासन मिला था आपको यहाँ मोतीपुर आने के लिए? आश्वासन का उन्होंने हाथ ऐसे उठाया था। अच्छा। और ये मतलब कुछ कहा नहीं कि आप, मीटिंग चल रही थी, 26 जनवरी था, और 26 जनवरी के दिन मैंने कार्ड दिया, उन्होंने हाथ से इशारा किया, तो मैं समझ गया कि कार्ड ले लिया उन्होंने। तो हमको उम्मीद थी कि आएंगे, अब बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, नहीं आ पाए, उसके लिए हमें कोई मलाल नहीं है। मतलब ये आ जाते तो हमको बहुत खुशी होती। जी जी। हालांकि अखिलेश जी आवे ना आवे, हाँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी हमको सपने में आते रहते हैं। लगाव है, आपका लगाव है। नेताजी नहीं, आपके बोलते नेताजी आते हैं, मेरा हाल पूछने। जनेश्वर मिश्रा भी मुझे सपने में 1-2 बार आए। एक बार बेनी बाबू भी बड़ी भारी गाड़ी से आए, हम कह बाबू जी ये तो जिंदा है। तो हमारा इन लोगों से बहुत दिनों का लगाव है, तो सपने में आते हैं हमको, और हम समाजवादी हैं। लेकिन अब सवाल 27 नेताजी 27 का रेस आप लोगों का कैसा रहेगा? 27 में क्या सरकार आपकी बन रही है? देखिए सर, अब ये है कि फसल तो खेत में बहुत बढ़िया लगी है, अब बारिश हो जाए, फसल हम बटोर न पाई, हाँ, कोई आपदा आ जाए, वो खलिहान तक न पहुंचा पाए, और खलिहान में ही बाढ़ आ जाए, तो संभावना तो यह है कि सरकार से सारे लोग परेशान हैं, और बहुत परेशान हैं। और ये लोग परिवर्तन चाहते हैं, सारी जनता चाहती है कि ये सरकार, लेकिन विपक्ष में मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम कहते हैं कि एक टक्कर तो बीजेपी को बनता है। मैं तो यही कहूँगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आह्वान करूँगा, मैं मिलूँगा अभी, वो कहीं बाहर के दौरे पर हैं, 2-4 दिन में हमारी 1 हफ्ते मुलाकात होगी, तो मैं यही कहूँगा कि सारे समाजवादियों को जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, कम से कम 1 महीने का, 1 महीने का आंदोलन हो, और उसी में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में नेता है, कितने हजार आदमी लेकर कौन गिरफ्तारी देता है, और पता भी चल जाएगा कि कितने नेता किसका समर्थन ज्यादा है, जेल जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और जेल कोई भेजेगा नहीं। हम लोग जब जेल भरो आंदोलन करते थे तो शाम को डीएम साहब कहते थे कि आपको गिरफ्तार भी किया जाता है और आपको रिहा भी कर दिया जाता है, क्योंकि तो बाद में कहते थे कि इतने लोगों को खाना कौन देगा। ये 10,000 आदमी, 5,000 10,000 आदमी बहराइच पहुंच करके जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारी का ऐलान करेगा, तो डीएम एसपी और सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि भैया आज का दिन कहीं न जाओ। तो हो सकता है 10-50 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से जेल भेज दिया जाए, बाकी लोगों से कहेंगे भैया आप लोग अपने अपने घर जाओ। कहने मतलब है कि जेल भरो आंदोलन। नेताजी कहते थे कि घेरा डालो, डेरा डालो, और ये हमारे नेताजी अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनने लायक नेता हैं। अखिलेश जी, मुलायम सिंह तो नहीं बन पाए, उनको तमाम लोगों ने घेर दिया,
हमारे नेताजी, आदरणीय नेताजी प्रधानमंत्री बनते तो देश अमेरिका डर जाता उस दिन। मुलायम सिंह, ये ट्रंप, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, देखिए खाड़ी का युद्ध हो रहा है, इतने लोग मारे गए, अमेरिका ने घुस के ईरान को मारा। एक बार मोदी ने कहीं निंदा किया? कभी नहीं। इनको कहना चाहिए कि अमेरिका की गलत हरकत है, ईरान के राष्ट्रपति को उसके घर में घुस के मारना, ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर अमेरिका ने किया है। क्यों दबी हुई जुबान है? चीन और अमेरिका से भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और पाकिस्तान की अगर अमेरिका और चीन उसको उकसावे ना, तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत से के सामने आंखें मिला के बात कर ले। यही अमेरिका ही हमेशा पाकिस्तान को उकसा करके भारत से अभी वो ट्रंप दोस्ती करते हैं मोदी से, दोनों एक दूसरे के को चुम्मा का मतलब आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, और उनके यहाँ जाते हैं और ये उनके यहाँ आते हैं, कौन कहते हैं, हाउडी मोदी, और ट्रंप आते हैं यहाँ। और देखिए आसिफ कौन है वहाँ का, मुनीर, जो वहाँ का जनरल है पाकिस्तान का, उसको अमेरिका ने भारत को चिढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस में बुला करके उसको दावत दे करके, और उसी आसिफ मुनीर ने अमेरिका में कहा कि मैं भारत के सारे औद्योगिक शहर और उनके सारे परमाणु वो जितने भी कारखाने हैं वो सब हमारे मिसाइलों के निशाने पर हैं। अगर इंडिया हमसे बोलेगा तो हम बटन दबा देंगे। ये कहाँ कह रहा था? ये वाशिंगटन में बोला। फिर अभी न्योता मिला है कि आप आइए, तो ये जाने के लिए तैयार है। अभी उसने हमारे भारत के लोगों को हथकड़ी बांध करके उसने इंडिया भेजा और कहा या भिखारियों को नहीं रहने देंगे। 45 करोड़ आदमी, 45 करोड़ रुपया जो भारत देगा उसको हम अमेरिका की नागरिकता प्रदान करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खलनायक है ट्रंप, दूसरा नाम है जिनपिंग, और तीसरा नाम अब आने वाला है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये न तो देश के हैं और न दुनिया के हैं। और भारत की जितनी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी ने किया, बंगाल में मुद्दा बनाया, ममता बनर्जी को हराने के लिए बांग्लादेशी हिंदू मारे। अरे भाई, शेख हसीना को आप दिल्ली में बैठाए थे, वो तो बांग्लादेशी थी, और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री थी, और कह दो अवैध बांग्लादेशियों को भगाएंगे और हिंदू मारे जा रहे हैं, तो भेज देते। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 71 में शांति वाहिनी भेज करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा दिया था। वो कितना बोल्ड लेडी थी। अगर आप में दम होता तो एक को भेज देते जहाजी बेड़ा बांग्लादेश के तट पर कि खबरदार अगर मेरे किसी हिंदू भाई को मारा तो बांग्लादेश को खत्म कर देंगे। दम तो है नहीं, और लड़ने वाले लोगों को आगे बढ़ने में। अगर आज मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री होते, अरे चीन की औकात क्या थी? सारी जमीन हम लोग छीन लेते। अखिलेश जी ने कहा कि यही रेजिमेंट बनाएंगे, सरकारें नहीं बन पाई। उनका सारे हीरों को मिलिट्री में भर्ती करके यही रेजिमेंट को पूरे बॉर्डर पे लगा दूंगा। अखिलेश जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने कहा ये बात। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नेताजी यादव को सुनो, यादव जाति को इतना बुरी नजर से भाजपा वाले देखते हैं कि जैसे यादव से बड़ा कोई अपराधी नहीं है। दूसरे नंबर पर मुसलमान से ये कहते हैं कि तुम, यादव से कहते हैं कि तुम मुसलमानों के चक्कर में न पड़ो। मुसलमानों से कहते हैं देखो अखिलेश यादव सब यादवों को सब दरोगा बनाते हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान को लड़ाए, यादव मुसलमान को बीजेपी का काम केवल षड्यंत्र करना और लोगों को लड़ाना है, और ये कर कुछ नहीं सकते। नेताजी, मैं क्षमा चाहूँगा, अभी आपके बंगाल में चुनाव हुआ है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी के निगरानी हुआ, चुनाव आयोग की निगरानी में वहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ।
जहां सुन में आ रहा है कि आपके केंद्र से करीब 2.5 लाख फोर्स विधानसभा में लगाया गया था और 50,000 फोर्स में एक देश को संभाला जा सकता है, तो इससे क्या संदेश जाता है लोकतंत्र पे? वो जोर जबरदस्ती का चुनाव, देखिए बंगाल का चुनाव मिलिट्री लगाई गई, सारे उत्तर प्रदेश के सब जगहों से फोर्स बुलाई गई, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस थी सब बुलाई गई, अर्धसैनिक बल लगाए गए, सारे अधिकारियों के अधिकार छीन लिए गए, सब जगह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, पूरी धांधली करके ममता बनर्जी को हरवाया गया। उसके पहले इन्होंने दिल्ली में करवाया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यहाँ देखिए परवेश वर्मा 1 हफ्ते तक नोट बांटते रहे और कोई पकड़ने नहीं गया, ईडी नहीं गई, न सीबीआई गया, और टीवी वाले दिखा रहे थे 1,000 रुपया बांट रहा था, 1 हफ्ते तक बांटा। तो भाजपा वाले चाहे जितना रुपया बांटे, अमित शाह खुद रुपया बंटवा रहे थे लोकसभा में, गुजरात से आदमी आए थे यहाँ रुपया बांटने के लिए गांव-गांव में। तो ये लोग कहाँ से रुपया, सब अडानी अंबानी इनके पास टर्कों रुपया है, दारू बेचवाओ, दारू पिलाओ, मांस बंटवाओ। ये काहे का हिंदू को क्यों बदनाम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू से इनका कोई मतलब नहीं है, ये हिंदू हैं भी नहीं, इनका केवल गिरुआ वस्त्र है और इनके गले में तमाम प्रकार के माला पहने रहते हैं, हाथ में तमाम प्रकार के कलावा बांधे रहते हैं, और शाम को ये इंग्लिश ड्रेस में आते हैं, फिर इंग्लिश की बोतलें हैं और कबाब और शबाब है। भारतीय जनता पार्टी इतनी नाटकी पार्टी। मनोज तिवारी जी पश्चिम बंगाल चुनाव में जनसभा करके जब भोजन कर रहे थे तो मच्छी भात खाते हैं, क्या तिवारी भी मच्छी भात खाते हैं? अरे तिवारी लोग तो मच्छी भात नहीं, भाजपा वाले तो वो भी खा जाते हैं। क्या कहते हो आप? स्लेटर हाउस सबसे ज्यादा किनके हैं? भाजपा के नेताओं के। नेताजी सुनो, ये केरला में जाते हैं तो वहाँ गोवध की बात नहीं करते हैं, ये पूर्वोत्तर में नहीं करते हैं, ये अभी बंगाल में कर रहे हैं कि नहीं करने देंगे। अरे भाई तुम्हारे देश में सरकार है, लोग मांग कर रहे हैं कि मुसलमान लोग मांग कर रहे हैं, मौलाना मदनी ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तब फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री क्या करेंगे अगर मुस्लिम कह देगा कि राष्ट्रीय पंछी घोषित करिए गौ माता को? राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर रही हैं सरकार, तो जो बड़े बड़े खजाने जो खोल दिए हैं, जैसे अब बहुत बड़े गौशाले खुले हुए हैं जिसमें आए दिन गायें तड़प रही हैं, तड़प तड़प के मर जा रही हैं, तो फिर इनका क्या होगा? इनका सुनो, इनका कुछ नहीं। ये देखिए, अगर गाय को बचाना है तो पहले जो चरागाह थे सन 47 के समय का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए, उन चरागाहों को मुक्त कराइए, नंबर 1। और गाय लक्ष्मी है, दूध देती है, और ये जो गांव देहात में प्रतिबंध लगा दीजिए कि जमीन जिसके पास 10 एकड़ से ज़्यादा है वही ट्रैक्टर ले सकता है, और बाकी जो कम जमीन वाले हैं वो बैल से खेती करें। समझा? अभी आधा इसमें हो जाएगा। दूसरी तरफ दूध, इसको जो है साहिवाल गायों को, जर्सी गायों के माध्यम से, साणों से इनको जो है इनका चेंज करा देना चाहिए, अच्छी दूध देने लगे। ये देसी गाय कम दूध देती हैं तो इनको लोग हटा देते हैं, इनको कृत्रिम गर्भाधान करा करके जर्सी और साहिवाल और गिरी गाय से उसका करा दिया जाए संक्रमण, और उसके बाद में जो गायें पैदा होंगी घर घर में दूध ही दूध होगा। लेकिन इनके पास कुछ नहीं। ये जो गौशाला है, इन्होंने कहा कि गौशाला में 50 रुपया देंगे। अरे अभी भी हमारे तो क्षेत्र में अभी हजारों यादव ऐसे हैं हमारे परिवार के कि जो गाय जंगल के नाते, और क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, गैया चराते हैं, भैंस। अरे उनको 5-5 गाय दे दो, 250-300 रुपया वो पा जाएंगे। लेकिन वो सोचे कि इसमें तो सबसे ज़्यादा यादव का फायदा हो जाएगा और यादव को निशाना लेना है इनको, तो इन्होंने गौशाला बनवा दिया। तो क्या लग रहा है यादव? ये गौशाला की सारा चारा जो है गौशाला चलाने वाले अधिकारी मिलके खा जाते हैं। ये गाय इतनी मर रही हैं और जो वहाँ जिंदा भी हैं वो चलने का असमर्थ है, वो भी मर जाएंगी। अभी वर्ष की जाड़ा आएगा। नेताजी लग रहा है कि यादवों की दुश्मनी और गायों की दुश्मनी निकाल रहे हैं, यादवों की दुश्मनी गायों पे निकाल रही सरकार। ये नहीं, ये पुराने देखो, कंस यही करता था, रावण यही करता था,
ये राम राम का नाम लेते हैं, ये तो कालनेमी है। रामायण देखिए, रामायण में कालनेमी है, वो बड़ा बढ़िया भजन गा रहा है, रामा रामा हरे हरे। हनुमान जी सुन की जंगल में बहुत बड़ा भक्त है। और जब हनुमान जी गए तो उसने कहा, अरे हनुमान, तो कहन तुम मुझको जानते हो? कहन आपको कह नहीं जानता हूँ, आप जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने, वो भी मैं जानता हूँ। अरे कहन आप तो महाराज बहुत बड़े जानकार आदमी है, और रावण ने भेजा था कि हनुमान जी को जाने ना दो। तो ये तो माया भी, हाँ, रास्ते में अटैक करो इनको, रास्ते में अटैक कर लिया जाएगा। हाँ मतलब सुनो, फिर हनुमान जी जान गए। ऐसे धीरे धीरे अब यादव समाज ये जान गया है। पहले तो यादव गलतफहमी में था, एक वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो मध्य प्रदेश के, हाँ इसलिए बना दिया, वहाँ हार जाते। वहाँ 14-15% यादव है, और अखिलेश जी वहाँ लड़ना चाहते थे तो कांग्रेस वाले सीट नहीं दिए। मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर मेहनत कर दें तो वहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी, नहीं तो पहले नंबर नहीं तो दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बन सकती है। नेताजी, महंगाई को लेकर के आपका क्या कहना है? महंगाई जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अथा दृष्टि से बड़ी खराब है, जनता बड़ी त्रस्त है, काश्तकारी का समय आ गया, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, उसमें क्या कहना है? ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका मतलब है कि जब अभी आया कि खाड़ी से तेल नहीं आ रहा है, हालांकि तेल हमारे यहाँ कम नहीं हुआ, तो इनके लोग आ गए और वो भाजपा के लोग ज़्यादा पावर लेकर आ गए और पेट्रोल यहाँ से भरा ले गए, अपने मोटरसाइकिल में फुल करा ले गए और 100 रुपए का तेल ले गए और 200 रुपये में बेचने लगे। डबल पैसा। आपको पता लगाइए जी, खूब बेचा इन्होंने। अच्छा। डीजल ले गए, अब डीजल नहीं मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता से कह रहे हैं कि तेल बचाइए, साधनों का इस्तेमाल कम करिए। क्या मतलब, क्या संदेश जा रहा है देश में? पार्टी है जो कहती है कि बोल बम तौल कम, और ये नेताजी ने कहा था एक मीटिंग में, तो चिल्लाने लगे, चुपके से आए, जय श्री राम। तो मुलायम सिंह जी ने, माननीय नेताजी ने कहा कि हाँ जय श्री राम, शाम को 200 ग्राम। तो ये तो दिन भर जय श्री राम और शाम को 200 ग्राम। इनका मतलब यह है कि जब भी संकट आता है देहात में तो बाजार में सारे महंगाई हो जाती है। एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो 20 रुपये बोरा मिलता था उस समय, और जब बाजार में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, गल्ला रखने के लिए लोगों की डेयरी धुमकी सब फूट गई तो 50 रुपया मिलने लगा दूसरे दिन। के लोग देने, बनिया लोग तो हर चीज का, ये बनियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी, अमित शाह की पार्टी है। अमित शाह, ये बात आप एक पत्रकार की हत्या कर दिया था टेनी महाराज ने, जिसने थार गाड़ी से चलवाए। वो खाली ये तस्करी का काम करते थे टेनी, और उस छाप दिया था, उसकी हत्या करवा दिया। गुप्ता था वो, उसका केस अभी उसमें सजा नहीं हो पाई, मुलजिम है उसमें, मंत्री हैं भाई, तो कैसे सजा होगा? नहीं, और वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तस्कर था टेनी, और उसको जो है केंद्र में गृह राज्य मंत्री बना। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग देश की कुर्सी पर बैठ करके ये मादक पदार्थ, इसमें कहां से आके बिक रहा है, यहाँ पे कहां से चर्च आ रही है? ये नेपाल के रास्ते आ रही है, पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती है। अमित शाह जी तो कह रहे, सुनो, ये हेरोइन जो है ज्यादा पैदा होती है अफगानिस्तान में। अमित शाह जी तो कह रहे हैं बॉर्डर हमारा बड़ा सुरक्षित हाथ में। कुछ नहीं, ये अमित शाह का मतलब कि दुनिया के सारे तस्करों का जो है डीलर है अमित शाह, दुनिया के सारे तस्करों। अडानी की कंपनी में एक बार 300 कुंटल करीब चर्च और स्मैक पकड़ी गई थी 3 साल पहले मुंबई में। आज तक ना उसका कोई केस का पता है, ना कोई मुजरिम का पता है, और ना उस माल का पता है। तो कैसे पता होगा जब वो सब उन्हीं के हाथ में है? जैसे वही कहा था देहात में कहानी है कि वही ठेलुआ वही डोली के संग, तो ये वही सरकार बनाने में बैठे हैं। अधिकारी तो ऐसे लोग हैं कि जिसकी सत्ता उसके आदमी हम, अधिकारी का अपना स्वतंत्र वजूद तो है नहीं। लेकिन नेताजी, अगर 27 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा करके सपा अगर सरकार में आती है तो महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग को क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? तो एक ऐसी चीज है, अर्थशास्त्र का एक नियम है, माल ज्यादा दाम कम, माल कम दाम ज्यादा। महंगाई तो गांधी जी के फार्मूले, चलो महंगाई खत्म,
गांधी जी कहते थे कि हम बाजार से सामान न खरीदें। लेकिन गांधी जी तो नंगे वस्त्र रहते थे, मात्र एक नंगे लंगोटी और नहीं, धोती। अरे सुनो सुनिए यार, एक लंगोटी और धोती पहनकर अपना जीवन यापन भाई करते तो थे। सुनो सुनो। और यहाँ 15 लाख की ड्रेस जो देश से प्रधानमंत्री पहन रहे हैं, हाँ, 1.5 लाख का मतलब कलम लगाते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे भी प्रधानमंत्री उन पे क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं वो एक नाटक करते हैं। जैसे नाटक में कोई आदमी एक दिन राजा बन जाता है, किसी दिन वही आदमी साधु बन जाता है, किसी दिन सुल्ताना डाकू बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जाते हैं वहाँ का ड्रेस ये पहन लेते हैं और 2 लाइन की भाषाएं सीखते हैं वहाँ की। 2-4 लाइन बंगला सीख लिया और कहें कि आमी तुमको भालोवासी, तो बंगाली खुश हो गए। और बिहार में गए तो कहीं रउआ जाना तानी, तो वो बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से जो है प्रधानमंत्री तो एक बहुरूपिया है और एक नाटककार हैं। और वो गांधी जी को के बराबर कोई अरे गांधी के बारे में उसे क्या मतलब है भाई? गांधी के हत्यारे तो भाजपा के लोग हैं। गांधी को गाली देने वाले, गांधी को हमेशा बुरा कहने वाले एक मिशन चला रखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि महात्मा गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, जो कर दिया। अरे गांधी जी ने देश को आजाद कर दिया। नेहरू जी भी हमारे वो बहुत अच्छे नेता थे और बहुत बड़े विद्वान नेता थे। आप सुनिएगा 15 अगस्त 1947 का भाषण आप इसमें निकाल लीजिए मोबाइल में। उतना बढ़िया भाषण जो नेहरू जी ने दिया था वो ये नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं? अरे नेहरू के पैर की धूल नहीं है ये भाजपा के नरेंद्र मोदी या कोई। नेहरू जी एक बहुत विलक्षण व्यक्ति थे और उन्होंने देश के लिए योगदान किया। ये उनको हमारे देश के महान थे, हम उनकी बुराई नहीं करते हैं। शास्त्री जी की हम बुराई नहीं करेंगे। हम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कोई बुराई नहीं कर सकते हैं। सरदार पटेल जी ने देश को एक किया, सब कुछ किया। ये सबके महापुरुषों को, अम्बेडकर जी बहुत महान थे, उन्होंने संघर्ष किया, गरीब कमजोर लोगों को, दलित शोषित वंचित समाज को संविधान के लिए में उनका स्थान दिलवाया। ये अम्बेडकर का भी विरोध किया इन्होंने। अब वो अम्बेडकर का कमाला जप रहे हैं, ये कभी लोहिया की बात करते हैं। अब चौधरी चरण सिंह को, जिसको प्रधानमंत्री नहीं भाजपा वालों ने बनने दिया था, बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर दिया था, तो वो उनका भी इनके पूर्वज हो गए, जैन चौधरी को मिला के मंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर को इतना अपमानित करते थे बीजेपी वाले और ये सब बड़ी जाति वाले। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह को दे दिया। तो इनका तो कोई है नहीं, क्योंकि ये लोग देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ थे। तो इनका तो हमारे ही लोगों पुरखों में से जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों को इन लोगों ने अपना, कभी सरदार पटेल का बात कर देना, कभी लोहिया का भी नाम लेते हैं। मुलायम सिंह को भी पद्म विभूषण का सम्मान दे दिया इन्होंने कि नेताजी बहुत अच्छे थे। अरे भाई, नेताजी तो अच्छे थे, लेकिन नेताजी को कहीं छोड़ा? कुंभ के मेले में नेताजी को कि वहां पर प्रतिमा लगी थी, वहां भंडारा चल रहा था। एक साधु ने कहा कि मुलायम सिंह के ऊपर पेशाब करने तक की बात कही, तो कहो साधु भाग गए, सपा वाले उनकी ऐसी तैसी कर देते। तो ये तो 27 के रेस कैसे रहेगा आप लोगों का? देखिए 27 बहुत बढ़िया रहेगा। बस ये है कि मैं जो है अपने कार्यकर्ताओं को नहीं आप क्या कहना चाहते? कार्यकर्ता देखिए हमारे, क्योंकि आप सीनियर लीडर भी हैं और सीनियर नेता हैं जिला जनपद बहराइच के। तो ये जानते हैं कि अगर हम अगर कुछ भी कहें, लेकिन हम तो समाजवादी ही हैं। भाजपा के लोग हमको कट्टर अपना मानते हैं दुश्मन, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं भाजपा वालों को झेला भी हूँ और उन्होंने अपनी ताकत लगा रखी है मेरे ऊपर बहुत दिन से। लेकिन मैं बता दूं, आपको तो ऑफर आया था कि आप चलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। लोग ऑफर दिए, मैं वहाँ क्या करूँगा? अरे भाई, वहाँ भाजपा में जा करके मैं अपने नेताओं की बुराई कर नहीं सकता हूँ। अखिलेश जी की मैं बुराई कर नहीं सकता हूँ, मुलायम सिंह जी की मैं बुराई कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि नेताजी बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, बहुत बड़े। उन्होंने भाजपा वालों से कहा कि भाई देखिए, हम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कोई व्यवस्था से मंदिर बनाइए। आप मंदिर बनाना है तो समझौता कर लीजिए या न्यायालय फैसला आवे। देखिए नेताजी स्वस्थ भी थे, जीवित थे,
न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा भी फैसला दे दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने कोई कमेंट नहीं किया। वो अपनी जबान के पक्के थे मुलायम सिंह जी। उन्होंने कहा कि हम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बीजेपी वाले, एक बात बहुत बढ़िया याद दिला दिया आपने, नेताजी ने फोर्स से कहा था कि कारसेवकों पे गोली मत चलाना। एक हफ्ते तक ये लोग उधम करते रहे, लेकिन नेताजी डीएम, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबको लगा दिए कि कोई गोली मत चलाना। गोली तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाया था। तो इस टाइम पे इस समय वो न्यास का अध्यक्ष है, वहां के न्यास का अटल बिहारी वाजपेयी का पीए था, प्रधानमंत्री थे, और वो अटल जी को बहुत अच्छे नेता थे। लेकिन ये सब बड़े नेताओं का इसमें हाथ था कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर जिस तरीके से दहाड़ रहा है, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए अयोध्या का मुद्दा बना करके और नेताजी को एक हिंदू विरोधी साबित कर दिया गया, जबकि कोई हिंदू माई का लाल मुलायम सिंह की टक्कर में नहीं था। मुलायम सिंह शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध वैष्णव, और नेताजी एक नंबर के चरित्रवान और पहलवान आदमी थे। और उनका कभी किसी साधु संत महात्मा मुल्ला मौलवी किसी जो है किसी धर्म का मानने वाला हो, नेताजी के लिए सभी समान थे। सबको, दलित, पिछड़े, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सबको उन्होंने गले से लगाया। ऐसा नेता, उसको बदनाम किया बीजेपी वालों ने। हमारे मुलायम सिंह के नेताजी के बारे में मैं यूँ कहूँगा कि कोई भाजपा के सब नेता डरते थे और सब कहते थे, और नेताजी, ये बीजेपी वाले भी कहते हैं नेताजी, मोदी भी कहते हैं नेताजी। और यहाँ तक कि दिखाने के लिए क्या हुआ, पैर तक छुआ नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह जी का। नेताजी ने कहा भाई ठीक है। नेताजी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते थे। अरे नेताजी, बलराम सिंह यादव, नेताजी ने तो आशीर्वाद दिए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आशीर्वाद देखो कि जाइए दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनिए आप। नहीं, वो तो संसद में नेताजी ने सबको आशीर्वाद दिया था कि मेरी प्रधानमंत्री और जितने हमारे संसद सदस्य मंत्री हैं, मेरी शुभकामना है कि आप लोग फिर से जीत कर चुन करके आइए, जनता आप लोग को मौका दे। ये तो यार कट सी है, मतलब ये तो एक शिष्टाचार, ये तो मुलायम सिंह से सीखना चाहिए। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादियों से इतना नफरत क्यों करते हैं? हम लोग तो इनको हमेशा एवॉइड कर देते हैं, अरे चलो ठीक है ये भी है, हाँ अपना मानते हैं। लेकिन ये लोग तो हम लोगों को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके लोकतंत्र के 2 पहिए हैं। और ये देखिए भाजपा की बेईमानी। अरे भाई, देश में अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष का होगा तो उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा, ये परंपरा रही। लोकतांत्रिक है संस्था है। लेकिन 10 साल से 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उपाध्यक्ष नहीं बनाया। और दिल्ली में कांग्रेस का बनता था उपाध्यक्ष, तो दिल्ली में उपाध्यक्ष नहीं बनाया मोदी ने। ये लोग लोकतंत्र में कहाँ भरोसा करते? अच्छा ठीक है नेताजी, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, 27 में अगर आप लोग रेसिंग में आ गए और सरकार बना लिए, तो मेरा पहला मांग आप लोगों से भी है और आपके सरकार में जितने भी मंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भी मेरी मांग है कि जो दर दर की ठोकरें गाय ही खा रही हैं, जिसको गौ माता हम आप मानते हैं, उनके लिए आप लोगों का कौन सा मतलब उपाय या कोई संसाधन चालू करेंगे जिससे वो गायों की जीवन यापन बच सके? नहीं, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि गौशालाओं पर हमारी नज़र है, वहाँ दुर्गंध आती है। सही है, तो बगल में गौशाला है, मैं जाता हूँ बरहो मास, जब भी मैं जाता हूँ उधर से बहुत दुर्गंध आती है, क्योंकि वहाँ हमेशा जानवर मरते हैं। तो उसकी देखभाल की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया की जाएगी और बढ़िया से बढ़िया इसके लिए व्यवस्था कराने का काम होगा। और जहाँ भी ज़मीनें होंगी वहाँ पर खाली करा करके बड़े बड़े गौ जो है चरागाह बनाए जाएंगे। ये सब हम लोग सुझाव देंगे। और हम एक बात और कहेंगे कि हमारे जो वन क्षेत्र में जो जंगल के जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए हम अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो मैं ये कहूँगा कि जो लखनऊ का चिड़ियाघर है उसको हमारे कतनिया घाट में शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, लखनऊ को चिड़ियाघर कतनिया में शिफ्ट कर दें,
जानवरों को पकड़ करके उसी चिड़ियाघर में रख दिया जाए जो मतलब लोगों का हाँ, जो आक्रमण जो होता है खा रहे हैं जी। सैकड़ों घटना घड़ियाल इनके लिए जी बहुत बड़ी जगह है। जी हाँ, जगह है, जगह है। पर्यटन केंद्र भी बन जाएगा। और लखनऊ का चिड़ियाघर छोटा, वहाँ के जानवर बीमार हैं क्योंकि वो बहुत छोटे स्थान पर बना। जानवर हमने देखा है चिड़ियाघर को, उसमें से थोड़े बहुत जानवर छोड़कर बाकी वो सब जानवर ला करके, और जो यहाँ के जानवर फालतू घूम रहे हैं। अब यहाँ बंदरों का आतंक है कि सैकड़ों की संख्या में बंदरों ने सैकड़ों लोगों को नोच डाला है, घर में घुस जाते हैं, औरतों का बनाया खाना लेके भाग जाते हैं। ठीक है नेताजी, आपका बहुत बहुत बधाई हो मुझे एक इंटरव्यू देने के लिए। और आपके घर कमरे में चौमंडल माननीय नेताजी और टिम्पल जी का फोटो है, शिवपाल जी का फोटो है, और आपके राम मनोहर लोहिया जी भी हैं, अंबेडकर जी भी हैं, और हनुमान जी का पोस्टर है। हाँ, श्री कृष्ण जी का भी फोटो है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोटो है। देखिए ना जी, हमारे कैमरे में इस टाइम पे सीधे सीधे लाइव और तस्वीर में जो बोल रहे थे माननीय हमारे जुगेलाल यादव जी हैं, जो नामपारा से हमको लड़ना है। अच्छा। ये बात हम अखिलेश जी से बात करने वाले हैं, नामपारा से लड़ना है हमको। मेरी बहुत बहुत बधाई है जो आपको टिकट नानपाड़ा से मिले, और अपना विधायक आप चुन करके फिर विधानसभा में जाएं और अपनी जनता का विशेष ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत बधाई। यूट्यूबर इंडिया न्यूज़ को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और हमारी खबर आप तक पहुँचती रहे।